बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टॉपिक आपके पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद जिसमें हमने थोड़ी बहुत चीज़ें इंजन की भी पढ़ी थी क्लॉजियस और केल्विन के अकॉर्डिंग। अब उस इंजन को एक नए जगह से जोड़ते हैं विच इज नोन एज कार्नो इंजन। सही, इसकी स्पेलिंग कार्नोट है, पढ़ते इसको कार्नो है, पी साइलेंट होता है। तो कार्नो इंजन, ये एक साइंटिस्ट थे, ओके, फ्रेंच साइंटिस्ट सैडी कार्नो। तो सैडी कार्नो आपके पास इनके नाम, इन्होंने एक आइडियोलॉजी दी थी, एक असम्पशन दी थी इंजन की कि जस्ट सपोज कि हम ऐसा इंजन बना लें जिसमें कोई हीट का लॉस ना हो, जिसका मतलब 100% एफिशिएंट इंजन बनाए। सही, जिसमें कोई फ्रिक्शन ना हो, कोई ऐसी हीट की कंडक्शन ना हो जिसकी वजह से आपकी एनर्जी जाया हो। तो इस सिचुएशन में आपके पास क्या रहेगा इंजन का आउटपुट, क्या रहेगा इंजन का इनपुट। सही है, तो ऐसे इंजन को हमने नाम दे दिया उन्हीं के नाम से, विच इज कार्नो इंजन। सही है, तो ये एक हीट इंजन है जिसमें आपके पास 100% एफिशिएंसी मौजूद है, जिसमें आपके पास हीट लॉसेस नहीं है। और हीट लॉसेस की वजह सबसे फ्रिक्शन होती है, फ्रिक्शन ही मौजूद नहीं है। फ्रिक्शन कहाँ मौजूद नहीं है? पिस्टन और वॉल ऑफ कंटेनर के दरमियान। सही है, तो वॉल ऑफ कंटेनर और पिस्टन के दरमियान में कोई फ्रिक्शन नहीं है, बहुत आसानी से मूव करेंगे। तो यानी कि यहाँ पे हमारा काफी हद तक एनर्जी का बचाव हो जाएगा, बट मैं काफी हद तक नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ 100% बचाव होगा। देखिए, अजम्पशन है और आइडियल इंजन है। अकॉर्डिंग टू कार्नो इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होगी? तो कार्नो सेड इंजन कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर एंड अ पिस्टन। सही, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि सिलेंडर क्या है, पिस्टन क्या है। द वॉल ऑफ सिलेंडर एंड पिस्टन आर मेड ऑफ इंसुलेटेड मटेरियल। ऐसे मटेरियल से बनी हुई है जिससे हीट ना अंदर जा सकती है ना बाहर आ सकती है। बट बेस ऑफ सिलेंडर इज केप्ट कंडक्टर, लेकिन उसका जो बेस है वो अभी भी कंडक्टिंग कर सकता है, यानी कि वहां से हीट एक्सचेंज हो सकती है। एन आइडियल गैस इज फिल्ड इनटू द सिलेंडर एज वर्किंग सब्सटेंस, और जो उसके अंदर वर्किंग सब्सटेंस होगा उसकी जगह में हम डालेंगे एक आइडियल गैस। सही है, ईंधन। एक इंजन होता है कि ईंधन होता है, तो ईंधन जो होगा वो आपके पास आइडियल गैस होगी। हम लिक्विड को क्यों डिस्कस नहीं करते? एक वजह ये है कि लिक्विड की कंप्रेशन और उसका प्रेशर वगैरह मालूम करना थोड़ा सा मुश्किल है एज कम्पेयर टू गैसेस। गैसेस आसानी से कंप्रेस हो जाती हैं और उनके ऊपर प्रेशर आसानी से एग्जर्ट हो जाता है, उनकी एनर्जी आसानी से काउंट हो जाती है। इसी वजह से हम लिक्विड की जगह पे गैस को प्रेफर करते हैं। ओके, तो ये वो 4 स्टेप्स हैं इंजन के। ये जो मैंने बनाया हुआ है, ये आपके पास चारों के चारों इंजन ही हैं, लेकिन 4 मुख्तलिफ तरह के इंजन है, मतलब 4 मुख्तलिफ स्टेप्स में है ये इंजन। तो ABCD के नाम से अगर आप उसको याद करना चाह रहे हैं तो कर लें। तो पहला जो कंडीशन होगी आपके पास, जिसमें मैंने तो बता दिया था कि इसकी सरफेस कंडक्टिंग है, यानी अगर मैं नीचे चूल्हा जला दूं तो हीट अंदर चली जाएगी, नीचे बर्फ रख दूं तो हीट बाहर आना शुरू हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो पहली कंडीशन में आपके पास होगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल का मतलब जिसमें हीट की वजह से टेम्परेचर चेंज नहीं होता। मतलब अगर मैं पिस्टन को ऊपर की तरफ खींचूंगा, खींचने से क्या होता है? गैस ठंडी हो जाती है। देखिए, गैस को आप एक्सपेंड करेंगे तो गैस ठंडी हो जाएगी। जब वो ठंडी हो जाएगी तो अब क्या हुआ? टेम्परेचर लो हो गया। मुझे टेम्परेचर गिरने नहीं देना, तो क्या होगा? नीचे जो मैं लगाऊंगा वहां वो लगाऊंगा आपके पास हीट रिजर्वायर, जो ऊपर की कमी को पूरा कर देगा। सही है भाई? तो पहली कंडीशन में आपके पास आएगा क्या? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। सही है, तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या हुआ? देयर विल बी नो चेंज इन टेम्परेचर, वॉल्यूम चेंज हुआ, प्रेशर चेंज हुआ। सही, उसके बाद अब मैं क्या करूंगा? नीचे से आपके पास हीट रिजर्वायर हटा के एक इंसुलेटिंग सरफेस लगा दूंगा, यानी कि अब नीचे से भी हीट नहीं आ सकती अंदर। और दोबारा से पिस्टन को क्या करूंगा? खींचूंगा ऊपर की तरफ, एक्सपेंड करूंगा, जिसे हम कहेंगे एडियाबैटिक एक्सपेंशन। क्या कह रहे हैं? एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ओके, अब क्योंकि पिस्टन ऊपर तक चला गया, इस प्रोसेस को दोबारा से वहीं पे लेके आने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं नीचे लगाऊंगा हीट रिजर्वायर, अब दोबारा से हटा के, और हीट रिजर्वायर के साथ
अब मैं पिस्टन को पुश करूंगा नीचे की तरफ। मैंने जैसे पिस्टन को नीचे की तरफ पुश करा, क्या टेम्परेचर में चेंज होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये आइसोथर्मल कंप्रेशन है या कॉन्ट्रैक्शन। आइसोथर्मल का मतलब देयर विल बी नो चेंज इन टेम्परेचर। जैसे ही प्रेस करूंगा, कंप्रेशन की वजह से गैस क्या होती है? हीटअप होती है। हीटअप होने पे टेम्परेचर बढ़ेगा, मुझे टेम्परेचर बढ़ने नहीं देना, तो हीट रिजर्वायर क्या करेगा? उस टेम्परेचर को सक कर लेगा। तो इन द इंजन देयर विल बी नो चेंज इन टेम्परेचर। अगेन आखिरी वाली कंडीशन में क्या करूंगा? मैं रिजर्वायर हटा के फिर से इंसुलेटिंग स्टैंड रख दूंगा। अब जब मैं उसको प्रेस करूंगा तो यहाँ पे हीट का भी चेंज होगा, प्रेशर भी चेंज होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगा, तो ये कहलाएगा एडियाबैटिक कॉन्ट्रैक्शन। तो आप देख सकते हैं जो प्रोसेस है, मैंने खास तौर पे इसको अलग से यहाँ पे क्या करा है, हाईलाइट किया है। इसको IA प्रोसेस भी कहते हैं। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, isothermal contraction, adiabatic contraction. This is IA process. ओके और ये हमेशा इस तरीके से चलेगा। आया सही है? एक्सपेंशन पहले होगा, उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन हम करेंगे। सही है? तो ये प्रोसेस का नाम कार्नो ने रखा कि मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ एक आइडियलाइज इंजन के अंदर। तो क्या आप इधर से हीट एक्सचेंज मालूम कर सकते हैं? बिल्कुल मालूम कर सकते हैं। सही है? आइए हम इन सिस्टम को अलग अलग करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं पहले प्रोसेस की तरफ चलूंगा, ओके, व्हिच इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन। क्या है आइसोथर्मल एक्सपेंशन? तो भाई वही वाली बात जो मैं आपको समझा चुका हूँ। नीचे लगा है हीट रिजर्वायर, जैसे ही पिस्टन को पुल किया जाएगा, खींचा जाएगा, एनर्जी का चेंज अंदर आना शुरू होगा। जबकि मुझे इसको आइसोथर्मल रखना है, क्या करूंगा? मैं कुछ नहीं करूंगा, हीट रिजर्वायर थोड़ी सी एनर्जी इसको दे देगा। जैसे ही एनर्जी अंदर जाएगी, अंदर का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। हाँ, वर्क जरूर परफॉर्म हो जाएगा, हाँ प्रेशर जरूर चेंज हो जाएगा, हाँ वॉल्यूम जरूर चेंज हो जाएगा। सही है बेटा? तो यहाँ पे आपके पास ये चेंजेस आएंगे। सो इन it expresses an isothermal expansion. During this process pressure decreases from P1 to P2. सही है? पिस्टन जब ऊपर जाता है तो प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो P1 से P2 डिक्रीज हो जाएगा। Thus ideal gas will expand from V1 to new volume V2. वॉल्यूम बढ़ जाएगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है। सही है? तो इनिशियली प्रेशर आपके पास P1 था और फाइनली प्रेशर क्या हो गया आपके पास? P2 हो गया, कम हो गया। P2 हुआ है लेकिन कम उसमें हुआ है। वॉल्यूम इस तरीके से पहले आपके पास V1 था, कम था, वॉल्यूम अब जो हो गया आपके पास वो V2 हो गया है, बढ़ गया है वॉल्यूम। ओके, टेम्परेचर में क्या फर्क आया? देयर विल बी नो चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर जो था वही है अभी भी, तो टेम्परेचर T1 ही रहेगा थ्रू आउट द प्रोसेस। चाहे तो ये वॉल्यूम वाली हिस्सा लिख लें, जरूरी नहीं है लिखना, अगर लिखना चाह रहे हैं लिख लें, क्योंकि मैं यहाँ पे थ्योरेटिकली तो लिख के दिखा ही रहा हूँ। सही है? During the process gas will cool down and hence some heat, says Q1, will enter into the system, okay, of the gas to maintain its temperature up to initial temperature T1. इतना आपने लिख दिया, आपका काम पूरा हो गया, आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना है। तो एक लाइन लिखकर समझा दीजिएगा, hence P2 is less than P1, P2 is greater than V1 and T1 final equal to T1 initial. इनमें कोई चेंज नहीं आया। सही है? बात समझ में आ गई? सेकेंड प्रोसेस की तरफ चलते हैं, विच इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन। सही है? इसमें क्या है? अब आपने जो नीचे लगाया है वो लगाया है इंसुलेटिंग स्टैंड। सही है? ये आपके पास इस इंसुलेटिंग स्टैंड है, इस तरह से लिख देना नीचे बनाने के बाद। तो अब जब मैं पिस्टन को पुल करूंगा तो यहाँ पे कोई हीट अंदर नहीं जाएगी, बस टेम्परेचर चेंज होता रहेगा गैस का। और आपको पता है जब मैं पिस्टन को पुल कर रहा हूँ, गैस एक्सपेंड हो रही है, टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर गिर जाएगा, लेकिन चेंज जरूर होगा यहाँ पे, मुझे इतना कंफर्म है। ओके, तो क्या लिखेंगे इसके बारे में? It expresses an adiabatic expansion. During this process, applied pressure is further decreases P1 to P2 to P3. सही है? तो आप P1 भले से ना लिखना, P2 to P3 लिख लेना। सही है? तो मैंने प्रेशर मजीद कम कर दिया, पहले P1 से P2 हुआ था, अब
आपके पास P2 से P3 हो गया है। ओके, अब आपके पास प्रेशर P2 से P3 हो गया है। ओके, P2 से P3, P1 वाला पोर्शन लिखने की जरूरत नहीं है। That ideal gas will further expand to V3 from V2। सही है, यानी कि अब वॉल्यूम भी आपके पास बढ़कर V2 से V3 हो गया है। पहले V1 था, फिर V2 हुआ, अब इस सेकेंड प्रोसेस में आपके पास V3 हो गया। During this adiabatic expansion, ideal gas cool down to lower temperature T2। This time एक और नई चीज हुई है जिसमें टेम्परेचर भी चेंज हो गया है। क्या चेंज हुआ है? कूल डाउन हो गया है, लो हो गया है टेम्परेचर। तो अब कैसे इसको डिफाइन करोगे? तो P3 से P2, यानी कि आपके पास P3 is less than P2, सही, V3 is greater than V2 and T2 final is less than T1 initial। ओके, तो ये वाली बात लिखने के बाद आपकी सारी बातें सेट हो जाएंगी कि आपने अपनी बातें समझा दी है कि इस सेकंड प्रोसेस में हुआ क्या है। ओके, अच्छा, इसमें आप प्रेशर को डिनोट कर दीजिएगा, प्रेशर वॉल्यूम को, ताकि याद रहे। तो अब यहाँ पे पहले T1 था और पिस्टन ऊपर जाने के बाद इसका टेम्परेचर हो जाएगा T2। सही है, वॉल्यूम पहले V1 था और पिस्टन ऊपर जाने के बाद, सॉरी V1 नहीं V2 था, वॉल्यूम आपके पास V2 था और पिस्टन ऊपर जाने के बाद वॉल्यूम हो जाएगा आपके पास V3। वॉल्यूम बढ़ गया। प्रेशर पहले यहाँ पे P2 था, अब प्रेशर यहाँ पे P3 हो गया। बस ये तीन चीजें आपने दिखा दी, आपका काम आसान हो गया। सही है, वॉल्यूम के लिए यहाँ पे ब्रैकेट बना लेना कि इस ब्रैकेट से यहाँ तक P2 है और इस ब्रैकेट से वहां तक P3 है। सही है, तो आप ब्रैकेट बना लोगे तो याद रहेगा, ये आपके पास P2 है और ये आपके पास P3 है। तो नीचे तक ले आना। प्रोसेस नंबर 3 इज आइसोथर्मल कंप्रेशन या कॉन्ट्रैक्शन। जो कहना चाहो कॉन्ट्रैक्शन कहना चाहो कॉन्ट्रैक्शन है, कंप्रेशन कहना चाहो कंप्रेशन है। तो अब आप प्रेशर बढ़ाएंगे, अब आप प्रेशर बढ़ाएंगे। अब जो प्रेशर पहले था, सही है, यानी कि मैं P1 से P2 गया, P2 से P3 चला गया। अब आप प्रेशर क्या करेंगे? प्रेशर बढ़ाएंगे, पिस्टन को वापस उसकी पुरानी वाली कंडीशन पे लेकर आएंगे। सही है, मैंने जैसे ही प्रेशर बढ़ाया और आप देख सकते हैं यहाँ पे हीट रिजर्वायर लगा हुआ है, एनर्जी रिजर्वायर लगा हुआ है, यानी जो भी टेम्परेचर अंदर बढ़ेगा ये एब्जॉर्ब कर लेगा उसे। तो क्या होगा आपके पास कंप्रेशन के अंदर? इट एक्सप्रेसेस an isothermal compression. During this process, applied pressure increased by P4 from P3। यानी आपके पास जो प्रेशर बढ़ेगा, P3 था, लास्ट प्रेशर हमने P3 का सेट किया था, अब मैं बढ़ा दूंगा तो ये हो जाएगा P4। ओके, ये P4 हो जाएगा। And thus the volume gas will heat up to the higher temperature, hence some heat, say Q2, will be rejected out from the system। ओके, अच्छा, वॉल्यूम आपके पास कम हो गया, सही, V3 से V4 हो जाएगा वॉल्यूम आपके पास। तो वॉल्यूम के बारे में भी लिख दो, आपके पास वॉल्यूम V4 हो गया V3 से, और टेम्परेचर आपके पास जो पहले था अब वो दोबारा से चेंज हो गया, अब हीट अप हो गई है गैस आपके पास। सही, टेम्परेचर आपके पास हीट अप हुई थी, सॉरी एक्सोथर्मल है, तो आपके पास कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा, सारी एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। तो लास्ट टेम्परेचर T2 था, तो फाइनल टेम्परेचर भी यहाँ पे T2 रहेगा। सही है, तो इसको कैसे एक्सप्रेस करोगे? इस तरह से, P4 इज ग्रेटर देन P3, दिस टाइम प्रेशर बढ़ेगा और आपको पता है प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली रिलेटेड, तो वॉल्यूम अब जो होगा वो कम होगा। तो P4 इज ग्रेटर देन P3 बट V4 इज लेस देन V3, but there will be no change in temperature, T2 is equal। सही है, this is third process which is isothermal compression।
नाउ लास्ट प्रोसेस, प्रोसेस नंबर 4, एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो बेटा एडियाबैटिक कंप्रेशन में अगेन इंसुलेटिंग स्टैंड आ गया, सही है, और इंसुलेटिंग स्टैंड अब हीट को बाहर निकलने नहीं देगा। अगेन आप क्या करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे। दिस टाइम प्रेशर फिर से बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ने पे टेम्परेचर बढ़ता है, बट अब एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो टेम्परेचर बढ़ ही जाएगा, सही है। तो कैसे लिखोगे इस बात को, तो एक्सप्रेसेस एन एडियाबैटिक कंप्रेशन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द applied pressure is further increases from P4 to pressure P1। तो मैं इधर प्रेशर बढ़ा रहा हूँ P4 से P1 क्यों कह रहा हूँ, P5 क्यों नहीं कह रहा। वजह ये है कि मैं पिस्टन को उसकी पुरानी कंडीशन में ले आया हूँ। अगर आप P5 लिख भी रहे हैं तो बता दीजिएगा P5 इज इक्वल टू P1, ओके, वरना आप डायरेक्ट भी लिख देंगे तो कोई मसला नहीं है। तो आप P4 से, सही है, आप P4 से पिस्टन को P1 पे ले आए हैं, विच इज इट्स ओल्ड पोजीशन, प्रीवियस पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, ओके। The ideal gas is thus compressed to initial volume of V1। वॉल्यूम भी आपके पास V4 से क्या हो गया है, V1 की तरफ आ गया है। वॉल्यूम भी सेम हो गया है जो इनिशियली था। ड्यूरिंग एडियाबैटिक कंप्रेशन आइडियल गैस विल हीट अप एट टेम्परेचर T1, और जो टेम्परेचर आखिरी वाला था T2, उससे टेम्परेचर दोबारा से बढ़कर पुराना वाला, सबसे पुराना वाला टेम्परेचर हो गया जो सबसे पहले था, which is T1। तो यहाँ पे आप गौर करेंगे वही कंडीशन है जो सबसे पहले वाले इंजन की थी, सही है। तो क्या हुआ, ये साइकिल दोबारा से अपनी पुरानी जगह पर आ गया। इसका मतलब P1 इज ग्रेटर देन P4, P1 इज लेस देन P4 एंड T1 इज ग्रेटर देन T2। यहाँ पे आकर आपका फाइनल प्रोसेस कंप्लीट हुआ, ओके। अब इस प्रोसेस को हमें कंक्लूड करना है। आफ्टर दोस प्रोसेसेस, सही है, आपके पास जो आइडियल गैस होगी वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में वापस आ जाएगी। जो पैरामीटर पहले थे वही आ जाएंगे, यानी कि P1, V1, T1 तीनों के तीनों सेम आ जाएंगे। तो कार्नो ने यही बात बताई कि जब जब आपके पास इन एन आइडियल गैस कंडीशन, इन एन आइडियल इंजन कंडीशन, जब भी आपके पास सिस्टम मूव करेगा तो 100% जहां से शुरू हुआ था वापस वहीं पे आ जाएगा विदाउट एनी लॉस ऑफ एनर्जी, सही है। तो इसको आप बाय यूजिंग ग्राफ बता सकते हैं कि किस तरह से हीट एनर्जी चेंज हुई, किस तरह से आपके पास सिस्टम चेंज हुआ। नहीं, अगर इट इज एरिया अंडर द ग्राफ, अंडर द कर्व, बिटवीन द कर्व, तो 100% यहाँ पे वर्क परफॉर्म हुआ है। और क्योंकि इंजन अपनी ओरिजिनल पोजीशन में पहुंच गया, इसी वजह से हमारा कर्व जो है वो पूरा का पूरा एक साइकिल की तरह, लूप की तरह नजर आ रहा है, ओके। जब भी आपकी ग्राफ में लूप बने आप कंफर्म कहेंगे कि यहाँ पे साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है। तो कार्नो इंजन में आपके पास जो प्रोसेस है वो कौन सा प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस। So the work done by the engine is shown by the area enclosed by the curve, सही है, जो मैंने आपको समझा दिया। The net work is equal to QH minus QC। QH मतलब हाई टेम्परेचर वाला हीट, ओके, और जो QC है वो कोल्ड टेम्परेचर वाली हीट, यानी कि कोल्ड वाला, तो आपके जहाँ पे आपके पास टेम्परेचर कम हो गया था। तो वर्क डन कैसे फाइंड आउट होगा, डिफरेंस बिटवीन हीट या चेंज ऑफ हीट, सही है बेटा, बात समझ में आ गई आपके। which is आपके पास derivation of theoretical efficiency of Carnot engine। तो derivation of theoretical efficiency of Carnot engine, क्या efficiency of Carnot engine actually है क्या, कैसे find out करें, तो बड़ा आसान है। We know that the ratio of output of an engine will describe its efficiency। तो अगर मैं इनपुट देता हूं और मुझे आउटपुट मिलता है, और अगर मैं आउटपुट से इनपुट का रेशियो ले लूं तो मैं आपको परसेंट एफिशिएंसी बता सकता हूं एग्जैक्टली कि मुझे क्या मिली है किसी भी मशीन की। तो उसी प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं, आउटपुट ओवर इनपुट को, ओके। यहाँ पे जो हमारा आउटपुट है वो वर्क डन है, हमें वर्क चाहिए, और इनपुट क्या है, हीट। मैं हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ एज अ इनपुट, और रिजल्ट में मुझे क्या मिल रहा है, वर्क मुझे मिल रहा है, तो एफिशिएंसी पूरी हो गई। तो here work done is delta W and heat supply is Q1। Q1 हमेशा इस सिस्टम के अंदर जब हम कार्नो इंजन पढ़ेंगे,
Q1 हमारे पास हाई टेम्परेचर रहेगा, याद रखना। Q1 इज हाई टेम्परेचर जो हम प्रोवाइड करेंगे, सोर्स का टेम्परेचर, सोर्स की हीट, टेम्परेचर नहीं, सोर्स की हीट, T1 इसका टेम्परेचर होगा। सो व्हाट इज वर्क डन? इट इज चेंज ऑफ हीट। अभी हमने प्रीवियस लास्ट इसमें डिस्कस किया, अभी हमने डायग्राम के साथ उसको पढ़ा। तो चेंज ऑफ हीट क्या है आपके पास? वर्क डन है। तो बड़ी हीट में से छोटी हीट माइनस करते हो तो Q1 में से आप Q2 माइनस करके लिख देंगे, तो ये शक्ल इस तरह से आ जाएगी, Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाय Q1। बेटा इसको एलसीएम के फॉर्म में ब्रेक करो, Q1 ओवर Q1 माइनस Q1 अपॉन Q2 अपॉन Q1। सही, इट इज नॉट Q1, इट इज Q2। सो Q1 ओवर Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, जो कैंसिल हो सकता है उसको हम कैंसिल कर देंगे। कैंसिल कर दो भाई, जो कैंसिल हो रहा है। तो मुझे Q1 से Q1 कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और रह क्या जाएगा? सिंगल 1 रह जाएगा। तो E हो जाएगा 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 वेयर Q1 इज ग्रेटर देन Q2। ये आपके पास एफिशिएंसी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। ओके, इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं तो इक्वेशन याद करनी है। So this expression represents theoretical efficiency of Carnot engine in terms of heat of hot reservoir and cold reservoir. Q1 is for hot and Q2 is for cold. If T1 and T2 be the temperature related to Q1 and Q2, अगर मैं हीट नहीं टेम्परेचर की बात करूं, बेटा टेम्परेचर और हीट में फर्क क्या है? हीट आपके पास एनर्जी है और टेम्परेचर उस एनर्जी की मेजरमेंट। तो आप Q1 को T1 से और Q2 को T2 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरह से चेंज होगी, दैट E1 E इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। सही है, यहाँ पे Q2 ओवर Q1 था, यहाँ पे T2 अपॉन T1 हो जाएगा। ओके, वेयर T1 इज ग्रेटर देन T2। According to the equation of theoretical efficiency of Carnot engine, if less be the ratio of heat or ratio of temperature, more efficiency heat engine can be made। यानी अगर रेशियो की वैल्यू कम होगी, सही है, जितनी कम होगी उतना ही अच्छा आपके पास इंजन होगा। सही, तो इट ऑलवेज शुड बी लेस देन 1। ओके, अगर इक्वल टू 1 होगा, सही है, अगर इक्वल टू 1 होगा तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, एफिशिएंसी 0 हो जाएगी। सही, तो एफिशिएंसी आपके पास बेस्ट रखने के लिए 1 जो है आपके पास जो रेशियो है वो मिनिमम होना चाहिए 1 के। कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट, वो आप यहाँ पे नोट कर लें कि अगर T1 T2 बराबर होगा या Q1 Q2 बराबर होगा तो एफिशिएंसी हमेशा 0 रहेगी। सही है, अकॉर्डिंग टू लास्ट कन्वर्सेशन, लास्ट डिस्कशन। अगर T2 ओवर T1 1 होगा, सही है, और या Q2 ओवर Q1 ग्रेटर देन 1 होगा, तो थ्योरेटिकल एफिशिएंसी जो है वो आपके पास क्या होगी? डिस्कस होगी, यानी कि वहाँ पे एफिशिएंसी मौजूद होगी। और अगर T2 ओवर T1 इक्वल होगा 1 के, सही है, या Q2 ओवर Q1 इक्वल होगा 1 के, तो थ्योरेटिकल एफिशिएंसी आपके पास 0 होगी, एफिशिएंसी कुछ भी नहीं होगी, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया। ओके, ये डॉट नहीं है, ये ग्रेटर है, सही है, T2 T1 ग्रेटर देन 1। If T2 T1 is equal to 0, अगर Q1 Q2 या T2 T1 का रेशियो 0 होगा तो एफिशिएंसी विल बी 100%। सही, in fact to attain such result the value of Q2 or T2 should be equal to 0, and when we do such operation we may not able to complete the cycle of engine। सही, तो अगर मुझे 100% एफिशिएंसी रखनी है तो मुझे क्या करना होगा? अपने लोअर टेम्परेचर वाले यानी सिंक को 0 रखना होगा, ना होने के बराबर टेम्परेचर रखना होगा, तभी मुझे 100% एफिशिएंसी मिल सकती है। It means T2 over T1 equal to 0 या Q2 over Q1 equal to 0, hence E is 100%. So one can say that theoretical efficiency of Carnot engine never become 100 if it is an ideal engine. So that's all for today. Thank you. Allah Hafiz. इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे।